रोज़लिन, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले आप ये बताइए कि इन दिनों आपकी तबीयत कैसी है और सब कैसा चल रहा है? अम, अ, बहुत अच्छी जो भी सिचुएशन है पहले से बहुत अच्छी हूँ। मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली सब तरफ से ये स्ट्रेस जो थी वो सब कुछ कम होते जा रहे हैं एंड ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी है। जी। अभी जैसे शेफाली जरीवाला की दुखद घटना अभी आई सामने और आप काफ़ी इसको लेके सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। तो क्या लगता है मतलब कि किस तरह का मतलब जो अगर जैसे बातें आ रही हैं कि एंटी एजिंग की बात है और करियर को लेके है, तो ये क्या चीज़ें हैं? इनको किस तरीके से देखते हैं? आप खुद भी एक सेलेब हैं आप। हुँ। मुझे लग रहा है कि जो एंटी एजिंग की बात हो रही है, तो वो काफ़ी सुंदर दिखती थीं। जी, अच्छी बात है। बहुत जैसे लोग उनके करियर के लिए बोल रहे हैं, तो यू नेवर नो कि वो अपने शोज़ कर रही होंगी या सी ऐसे होता है कई बार कि आप टीवी पर नहीं दिख रहे हो, आप किसी जी, मूवी में नहीं दिख रहे हो, बस बट एज़ एन आर्टिस्ट स्टेज शो कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। सो बहुत सारे काम होते हैं, कोई ब्रांडिंग कर रही हो, तो द आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई काम का स्ट्रेस रहा होगा जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया। बट डेफ़िनेटली एक चीज़ जो सामने आई है, जो मैंने भी जो सुना है, मैं भी इसकी सच्चाई नहीं जानती, मगर जो लोग ये कह रहे हैं, जो न्यूज़ आई है कि शायद एंटी एजिंग की मेडिसिन ग्लूटाथियोन उनको दिया गया या उन्होंने उस दिन फास्टिंग की थी और जाकर ऐसा इंजेक्शन लिया। सो मेरी मैलिग्नेंसी के पहले मैं खुद ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेती थी और जी। ये मैं हफ्ते में 1 इंजेक्शन लेने के लिए जाती थी। तो मुझे पता है कि इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, आप फास्टिंग में नहीं ले सकते और यू हैव टू हैव अ गुड लाइफ जहाँ पे डि क्योंकि जब हम ऐसी इस तरह के इंजेक्शंस लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती है और जहाँ तक मुझे पता है आज पहले मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी जब मैं इस तरह के इंजेक्शंस लेती थी। तो अब मुझे पता चला कि ये लीगली और गवर्नमेंट की जो ये जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो मेडिकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें ग्लूटाथियोन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं है या इस तरह की कोई ड्रग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है जो गोरे होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये किसी और चीज़ की मेडिसिन है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उससे आप फेयरनेस आ जाती है और आपका एंटी एजिंग रहती है हमेशा। सो ये इंजेक्शन बहुत प्रिकॉशन के साथ लेने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इसी चीज़ की वज़ह से कुछ गड़बड़ हो गई है। रोज़लिन, ये बताएँ कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस पे कितना दबाव रहता है आपको उम्र से कम दिखना, गोरा दिखना और आपने किस तरह का दबाव ये झेला है आप? पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैलिग्नेंसी के पहले मैं खुद इस तरह के इंजेक्शंस लेती थी, ग्लूटाथायोन इसे कहा जाता है और इससे आपकी स्किन बहुत फेयर लगती है, आपको रिंकल्स कम आती हैं, आप बहुत फ्रेश लगते हो। मतलब अगर तो किसी आप किसी क्राउड में डॉक्टर आप से पूछ के जाते हो। लेते थे? हाँ। आप डॉक्टर से पूछ के लेते थे या अपनी मर्ज़ी से ले रहे थे? नहीं, नहीं, मेरे पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम मैं नहीं बता रही हूँ, बट ये काफ़ी अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं ये इंजेक्शंस और इंडिया में, बॉम्बे में काफ़ी सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो जी, मैं खुद ये लेती थी और इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है, आप फेयर लगते हो, आम पब्लिक के बीच में आप स्टैंड आउट करते हो। तो ये मैं लेती थी और फिर ये मैलिग्नेंसी आई मेरी और ये सब कुछ जो इश्यूज आए उसके बाद में मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया और मैं इस तरह के इंजेक्शन अब नहीं ले सकती। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं सुंदर लगती थी लोग मुझे ज्यादा छापते थे, लोग मुझे ज्यादा देखते थे, ज्यादा अटेंशन मिलता था मुझे। आज लोग मुझे उल्टा ट्रोल करते हैं कि मोटी, भद्दी, इस तरह की चीजें हमारे साथ की जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मीडिया में हो, अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो, आप मॉडल हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी इस फील्ड में जो है, जो कैमरे के सामने नज़र आते हैं, उन पर कहीं न कहीं हर तरफ से दबाव होता है। ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि आपको पेपराज़ी भी आपको उस वक़्त ज़्यादा छापते हैं जब आप सुंदर, सेक्सी दिखते हो। सो ये प्रेशर आपकी तरफ हर हर जगह से ये प्रेशर आपको होता है। आपको प्रोड्यूसर्स, अगर आप यंग दिखते हो तो आपको अच्छा काम मिलेगा, आप सुंदर लगते हो तो आपको आइटम सॉन्ग मिल जाएगा, आपको रियलिटी शोज मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं
इस फील्ड में सुंदर दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रेशर हर एक्टर झेलता है। जो जब ये आप इंजेक्शन लेते थे, तो कुछ बॉडी में कुछ फील होता था, कुछ चेंज कुछ तरह का क्या रहता था इसका? पूरा इसका तो अ, प्रोसेस क्या रहता था? इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। मैं घर आके विटामिन सी ले लेती थी और ये हुँ, यहाँ से हमें इधर से जैसे हम कोई भी जब एनएस चढ़ाया जाता है उस तरह से यहाँ पर आपकी वेन में लगाया जाता है और जी, बहुत सिंपल होता है, कुछ फील नहीं होता है। लेकिन अगर वो डॉक्टर अच्छा है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे हमेशा ये पूछते हैं कि क्या आपने खाना खाया है, क्या आप जी, एम्प्टी स्टमक तो नहीं हो, और नॉर्मली वो आपसे कहते हैं कि आप घर जाके कोई वर्कआउट नहीं करेंगे और अगले 24 घंटे तक आप अच्छी तरह से खाना, पानी, सब चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें बताई जाती हैं। बट नॉर्मली लोग आजकल इसे बहुत इजीली लेते हैं, काम पे चले जाते हैं और वो एक इजी लाइफ कर ली है लोगों ने। जब आप ये इंजेक्शन लेते थे, तो कितने तक की लागत, इसका पूरा खर्चा कितना पड़ता था आपको? मैंने 6500 में एक इंजेक्शन लिया है और ये मैं बात कर रही हूँ 2019 की, जिसकी प्राइसेस आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी, जी। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम एक महीने का 25 से 30 हजार रुपए मंथली आपको एक इंजेक्शन लेने में लगता है। तो तो महीने में इट कितना वॉज एन पैसे लगते थे? एक्सपेंसिव। कितने कितने इंजेक्शन लगते थे 1 महीने में? मैं स्टार्टिंग में 4 इंजेक्शन लेती थी, मंथ ओके, के 4, मतलब हर हफ्ते में एक इंजेक्शन। और फिर जब एक लेवल पे फेयरनेस थी, मैं फेयर तो मैं आज भी हूँ, ऐसा नहीं जी, है कि मैं फेयर नहीं, बट उसके उस इंजेक्शन के बाद आपको फेयरनेस प्लस ग्लो मिलता है। और जी, स्किन एंटी एजिंग है तो थोड़ी स्किन आपकी एक्स्ट्रा ग्लो करती है और आपकी स्किन मेंटेन होती है। सो जी, हर हफ्ते का एक इंजेक्शन मैंने शुरू में लिया। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि काफी फेयरनेस आ गई है तो उसको हमने लिमिट करके हफ्ते में महीने में 2 इंजेक्शन लिए। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने मंथ में सिर्फ एक इंजेक्शन भी लिया। सो इसका जी, एक लिमिट होता है, आप ओवरडोज भी इतना ना कीजिए कि आपकी बॉडी इसे झेल ना सके। जी। तो आप कभी शेफाली या उनके हस्बैंड से मिले? कभी उन लोगों से भी आपका कांटेक्ट रहा? मैं अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले पराग से मिली थी। जी, वो मुझे वर्सोवा में किसी के ऑफिस में बैठे थे और इनकी कोई मूवी फ्लोर पर जा रही है, तो उस बीच मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है, तो ही वाज सेइंग कि मैं लीड करने जा रहा हूँ एक मूवी में, और उसी का डिस्कशन चल रहा था। और जिम से आए थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि जिम जाती हो या कैसी लाइफ चल रही है। सो आई जस्ट इतनी हमारी बातें शेयर हुई एक दूसरे के साथ, मगर मुझे नहीं पता था कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। जी, जी। आप खुद कैंसर सर्वाइवर हैं आप, तो अभी आपकी ज़िंदगी कितनी नॉर्मल है और किस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं अभी आप? सी मेरी लाइफ में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जी, जैसे कि मुझे मैं तो रोज ना हॉस्पिटल के टूर पे होती हूँ। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मुझे इस डॉक्टर से मिलना है, उस हफ्ते उस डॉक्टर से मिलना है। इट्स लाइक आई थिंक ये 1 साल और मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके बाद मैं शायद आप लोगों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाऊं। सो मेरा थोड़ा सा ये है कि मेंटल इश्यूज थोड़े ज्यादा होते हैं, कई बार ट्रोल हो जाती हूँ, कई बार जी, सोचती हूँ कि वापस से बैक बैक कैसे किया जाए, वापस काम कैसे शुरू हो। और फिर टचवुड जो मेरा फाइनेंशियल इश्यूज थे वो मेरी कैंसर के शुरू के 2 साल में जो थे, किसी तरह मैंने मैनेज किया। प्लस मेरे पास अच्छा खासा मेडिक्लेम था। मैंने अपनी लाइफ में कुछ वाइज डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से शायद मैंने अपने आप को बचा लिया, और अब मुझे पता है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। सो मैं जी, ज्यादा प्रेशर नहीं लेती। जैसे जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेती हूँ। मैं ज्यादा लोगों के पीछे नहीं भागती, मैं पार्टी नहीं करती। और जी, जिम भी मैं उतना ही करती हूँ जितना बॉडी मुझे अलाव करती है। मैं ऐसे नहीं करती कि अब तो वेट घटाना है तो अब ओज़ेम्पिक ले लो चलो या मोंजैरो ले लो। मैं बहुत ट्रोल होती हूँ कि मोटी हो गई है ये। और जी, कई बार मन में आया कि किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ वो जो पतले होने वाला इंजेक्शन है ओज़ेम्पिक वो दे दो। मैंने जी, एक बार अपने डॉक्टर से पूछा भी, क्या आप मुझे वो इंजेक्शन दे सकते हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा मरना चाहती हो तुम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो ये जो इंडस्ट्री है ना, आपको हर दिन
ये इंडस्ट्री का और जो ये सिल्वर स्क्रीन का जो चस्का होता है ना आपको, एक बार लग जी। जाता है तो वो मरते दम तक नहीं जाता। आपको एक्टिंग करनी होती है, आपको वापस पर्दे पर आना होता है। तो वो, चाहे मैं कैंसर से गुजरी, इससे ना भी गुजरती तो शायद मैं हर दिन कोशिश करती कि फिर से ठीक हो जाओ, लोगों से, दूसरों से बेटर लगो, लोगों से बेटर चीजें करो, ताकि यू आर बैक टू इन द इंडस्ट्री। ऐसे ही चलता रहता है वो तो। जी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम इन सब इंजेक्शन हर चीज से दूर रह के कैसे खुद को फिट रखें, जो अभी आजकल आप कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बताएंगे आप? अ, जैसे कि मैंने, क्योंकि मैं कैंसर से गुजर रही थी, तो इस बीच मैं डॉक्टर्स के साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया, तो मुझे ये पता चला कि आपको न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग कुछ भी खा लेते होंगे, आपकी लाइफ में आप शायद खाने को इतना ध्यान नहीं देते होंगे, आप काम करने लग जाते हैं। और मेरे लिए ऐसा है कि जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी लेती हूँ तो मैं उसे चेक करती हूँ कि इसमें पूरा न्यूट्रिशन मिला या नहीं मिला। फिर जब लंच में जो मैं खाती हूँ तो मैं उसमें फिर से चेक करती हूँ कि प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, कितने विटामिन है, प्लस ऐसे ही पानी पर मैं ध्यान देती हूँ। धीरे धीरे मैं एक अच्छी वाली जिंदगी जीने लगी हूँ। योगा करती हूँ, जरा भी स्ट्रेस आता है तो योगा करना बहुत जरूरी होता है। और हम योगा के थ्रू अपने मेंटल स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने कैंसर से गुजरने के बाद सीखी। शायद जी। मैं भी कहीं ना कहीं इसी दौड़ में भाग रही थी, जैसे आज दूसरे एक्टर्स भाग रहे हैं कि सुंदर दिखना है, काम करना है। सो अब मेरी लाइफ काफी सेटल्ड हो चुकी है पहले से। जी। जो लोग ब्यूटी का शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जो इस तरफ भाग रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि इंडियन स्किन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लोग कहते हैं कि इंडियन से बेटर स्किन किसी की नहीं है, हमारे फेस पे फ्रिकल्स नहीं आते हैं, हमारी जो स्किन टोन है वो स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है। सो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि गोरे होने के पीछे आप बिल्कुल मत भागो। आप जैसे दिखते हो ना, सुंदर लगते हो। और जिस फील्ड में हो आप उस पर काम करो, अपने टैलेंट पे काम करो। और आज की डेट में इंडियन सिनेमा ने ब्लैक स्किन, वाइट स्किन और सुंदर दिखना या नॉर्मल दिखना, इसमें फर्क जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप खुद देख रहे हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो जी। या कई सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें लुक्स मैटर नहीं करते, आपका टैलेंट मैटर करता है। तो ये बैरियर हम तोड़ चुके हैं। मगर हाँ, अभी भी कई जगह ऐसी जहाँ पे सुंदरता को हम पहले, मतलब अगर कोई सुंदर है तो हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी अभी भी चीजें हैं। जैसे कि आप समझो, अगर कोई आइटम सॉन्ग है तो कोई सुंदर सेक्सी लड़की करेगी, और अगर जी। कोई सीरियस रोल है तो उसके लिए आप लुक्स नहीं देखते, फिर आप टैलेंट देखते हो। तो ये जो छोटी छोटी और डिफरेंसेस रह गए हैं, शायद इसको अगर हटा दिया जाए तो ये प्रेशर कुछ कम हो जाएगा एक्टर्स पर। जी। तो अभी हम रोज़बीन को आने वाले समय में किन्हीं प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? इस साल तो शायद मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगी, क्योंकि अभी भी मैंने आपसे बताया कि मैं अभी भी हॉस्पिटल जाती जी। रहती हूँ। छोटी छोटी कुछ चीजें रह गई हैं जिनकी वजह से। बट अगर मौका मिला तो मैं जरूर ओटीटी पे, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो वो मैं करना चाहूंगी। और आने वाले सालों में भी मैं वैसे ही एक मीनिंगफुल सिनेमा में काम करना चाहूंगी। जी। रोज़बीन, एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया, और आप और सेहतमंद हो और फिट रहें, यही हमारी आपके लिए दुआ है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।